वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 117 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 117 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, आयुध निर्माणी दिवस 2024 की थीम या विषय वस्तु क्या है? भारत को गौरवान्वित करना, विनाशाय दुष्कृतम, भारत के रक्षा बलों को सशक्त बनाना, या समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयुध निर्माणी दिवस 2024 की थीम या विषय वस्तु है समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। देखिए, प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को ब्रिटिश शासन के दौरान 1801 में कलकत्ता के कोसीपीर में पहली आयुध फैक्ट्री की स्थापना को याद करते हुए भारत आयुध फैक्ट्री दिवस मनाने के लिए एक साथ आता है। 18 मार्च 2024 को मनाए जाने वाले भारत के आयुध निर्माणी दिवस का मुख्य विषय थीम क्या है? समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ पनीर डेजर्ट की सूची में किस देश के व्यंजन को प्रथम स्थान दिया गया है? यानी टॉप 10 चीज डेजर्ट विश्व के प्रथम स्थान पोलैंड। ठीक है। और भारत का इसमें दूसरा स्थान है। भारत की जो रसमलाई है वो सेकंड पर है। तो पोलैंड के सेरनिक को विश्व की 10 सर्वश्रेष्ठ पनीर डेजर्ट या चीज डेजर्ट की सूची में प्रथम स्थान दिया गया है। जो सेरनिक है, सेरनिक वो एक चीज केक है जो अंडे, चीनी और ट्वारोग से बना होता है, जिसे आमतौर पर कुरकुरे केक की एक परत पर परोसा जाता है। ट्वारोग एक प्रकार का दही पनीर होता है, ये जो है। और सेरनिक एक लोकप्रिय किस्म में एक स्पंज केक बेस होता है। ठीक है। जो ऊपर से जेली और फलों से ढका होता है। इंपॉर्टेंट है भारत की रसमलाई जो दूसरे स्थान पर आई है। रसमलाई 10 सर्वश्रेष्ठ डेजर्ट पनीर डेजर्ट की सूची में दूसरे स्थान पर है। रसमलाई जो है पश्चिम बंगाल मूल की एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, जिसमें रस का अर्थ जूस होता है और मलाई का अर्थ होता है क्रीम। तो मोटा मोटा याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का सरनेक टॉप 10 चीज डेजर्ट में प्रथम स्थान पर है, भारत की रसमलाई दूसरे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लामिते 2024 लमीते 2024 यह भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच आयोजित किया जाता है और इस बार यह अभ्यास का 10वां संस्करण है। हाल ही में आयोजित किया गया ये। बिल्कुल, संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिते 2024 भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच आयोजित किया जाता है और इस बार जो हुआ है वो 10वां हुआ है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, संयुक्त सेना अभ्यास लामिते 2024 के 10वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी सेशेल्स के लिए रवाना हुई और यह जो अभ्यास है वो 18 से 27 मार्च 2024 तक सेशेल्स में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी सेशेल्स में यह आयोजित किया जा रहा है इस समय। लामिते 2001 से सेशेल्स में आयोजित एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका अर्थ क्रियोल भाषा में मैत्री है। इस संयुक्त सेना अभ्यास में भारतीय सेना के गोरखा राइफल्स और सेशेल्स के रक्षा बलों के 45 जवान भाग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? वीरगंज को, भरतपुर को, विराटनगर को, पोखरा को। नेपाल ने पोखरा शहर को अपने देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है। डी है इसका आंसर। तो नेपाल के पोखरा शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। सीधा सीधा याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वर्ष 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? वर्ष 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा टी.एम. कृष्णा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। वर्ष 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार प्रसिद्ध कर्नाटक गायक टी.एम. कृष्णा को प्रदान किया जाएगा।
वह संगीत अकादमी के 98वें वार्षिक सम्मेलन और संगीत कार्यक्रम के शैक्षणिक सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जहां वे पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। टीएम कृष्णा को संगीत और सामाजिक सक्रियता में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें वर्ष 2016 का प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी शामिल है। तो टीएम कृष्णा का नाम याद रखिएगा 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मार्च 2024 में अभी हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कहाँ आपातकाल की स्थिति घोषित की गई? आइसलैंड में, इंडोनेशिया में, भारत में या फिलीपींस में? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है आइसलैंड, ऑप्शन नंबर ए। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, रेगजेंस प्रायद्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दक्षिणी आइसलैंड में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। दिसंबर के बाद से चौथा विस्फोट इस क्षेत्र में शक्तिशाली और तीव्र लावा प्रवाह का कारण बना है। ज्वालामुखी विस्फोट का लावा अधिकतर खाली कराए गए ग्रंडाविक शहर के पास पूर्वी सुरक्षा तक पहुंच गया। यदि लावा समुद्र तक पहुंचता है तो खतरनाक परिणामों की आशंका है, जिसमें क्लोरीन के धुएं का उत्पादन और छोटे विस्फोट शामिल हैं। तो आइसलैंड का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी पीडब्ल्यूडी श्रेणी में भारत के नवनिर्वाचित चुनाव आयोग की राष्ट्रीय आइकन शीतलन देवी किस लिए प्रसिद्ध हैं? नवनिर्वाचित चुनाव आयोग की राष्ट्रीय आइकन है शीतलन देवी। ये क्या खेलती हैं? पैरा में कौन सा खेल खेलती हैं? पैरा साइकिलिंग, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी या पैरा तैराकी? पैरा तीरंदाजी, ठीक है, यानी शूटिंग, डी है इसका आंसर। शीतल देवी, शीतल देवी को पैरा श्रेणी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल आइकन घोषित किया गया है। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी पीडब्ल्यूडी श्रेणी में नवनिर्वाचित इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नेशनल आइकन शीतल देवी जो है वो पैरा तीरंदाजी में अपनी उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। पैरा तीरंदाजी के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता को उजागर करते हुए उन्हें अर्जुन पुरस्कार विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग यानी WPL, जैसे मेंस में होता है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, यह है वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब जीता? चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, मुंबई इंडियंस। उप विजेता दिल्ली कैपिटल है इसमें, लेकिन जीता कौन? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना की अगुवाई में। इसमें एक पुरुष टीम है जो IPL में है, उन्होंने एक बार भी नहीं जीता अभी तक, जिसके कैप्टन है विराट कोहली। तो स्मृति मंधाना की अगुवाई में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को हराकर महिला प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया। स्मृति मंधाना, सेफी डिवाइन और एलिस पेरी सहित RCB की शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी ने 114 रनों के मामूली लक्ष्य का आसानी से पीछा कर लिया जो बनाए थे दिल्ली डेयरडेविल ने। देखिए, इस जीत ने RCB महिलाओं की किसी भी प्रतियोगिता में पहली बार सिल्वर मेडल हासिल किया, जो इंडियन प्रीमियर लीग में उनके पुरुषों के समकक्ष नहीं कर सके। उनके पुरुष समकक्ष नहीं कर सके, मतलब मेल में नहीं जीता अभी तक, लेकिन फीमेल टीम जीत गई RCB की। तो उप विजेता यहाँ पर दिल्ली कैपिटल है। सबसे, अगर इस सीरीज से जुड़ी कुछ और चीज़ें देखें, सबसे WPL में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बनी? दीप्ति शर्मा। ऑरेंज कैप किसको मिला? एलिस पेरी। और पर्पल कैप किसको मिला? श्रेयंका पाटिल को। और फाइनल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सोफी मोलिनेक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पहाड़ी लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? पहाड़ी लोगों के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान किया है जम्मू कश्मीर ने, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में भी है इसका आंसर।
देखिए, जम्मू कश्मीर ने हाल ही में पहाड़ी लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत कुल आरक्षण बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 3F ऑयल पाम ने किस भारतीय राज्य में भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? 3F पाम ऑयल ने किस भारत राज्य में भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। बी है इसका आंसर। देखिए, भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का नेरोइंग अरुणाचल प्रदेश में परिचालन शुरू हुआ, जो खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की देश की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इस परियोजना का नेतृत्व भारत की अग्रणी ऑयल पाम विकास कंपनी 3F ऑयल पाम द्वारा किया जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। चुनाव आयोग ने किस राज्य में मतदाता मतदान को बढ़ावा देने के लिए मिशन 414 अभियान शुरू किया, जहां 1 जून को अंतिम चरण में 4 लोकसभा सीटों के साथ साथ 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव एक साथ होंगे? मिशन 414 अभियान, यह है हिमाचल प्रदेश का। ए है इसका आंसर। देखिए, चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में मतदाता मतदान को बढ़ावा देने के लिए मिशन 414 अभियान शुरू किया। इसका लक्ष्य उन 414 चिन्हित मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाना है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में 60% से कम मतदान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है व्लादिमीर पुतिन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। व्लादिमीर पुतिन ने 17 मार्च 2024 को रूस के राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पुतिन 6 साल के नए कार्यकाल की शुरुआत करने और रूस के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता बनने के लिए तैयार हैं। और पुतिन की जीत 878% वोट के साथ रूस के आधुनिक चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे अधिक दर्ज किया गया प्रतिशत है। कौन सा सही है? 878% वोट, ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सी है इसका आंसर। तो व्लादिमीर पुतिन ने रूसी राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल की है। व्लादिमीर पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति चुनाव में 878% वोटों के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की है और यह रूस के आधुनिक चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे अधिक दर्ज प्रतिशत है। सबसे अधिक दर्ज प्रतिशत है। पुतिन की जीत यह सुनिश्चित करती है कि वह 6 साल के नए कार्यकाल की शुरुआत करेंगे और संभावित रूप से जोसेफ स्टालिन को पछाड़कर रूस के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता बन जाएंगे। तो पहला और दूसरा दोनों करेक्ट हो गया। और विशेष रूप से दूसरे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार निकोलाई खारितोनोव को केवल 4% ही वोट मिले। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। अमेरिका स्थित अप्लाइड एआई लैब कॉग्निशन द्वारा पेश किए गए विश्व के पहले पूर्णतः स्वायत्त या पूर्ण रूप से स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या है? देखिए, वैसे तो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, जज, वकील ये सब ह्यूमन बीइंग ही है, लेकिन ये एक रोबोट है। ठीक है, ये है डेविन। डेविन एआई इसका नाम है। वर्ल्ड फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन। तो डेविन एआई, ये नाम याद रखिएगा। बी है इसका आंसर। तो अमेरिका स्थित अप्लाइड एआई लैब कॉग्निशन ने डेविन एआई पेश किया है, जिसे विश्व का पहला पूर्ण रूप से एआई पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर माना जाता है। तो डेविन का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? इन्हीं को नियुक्त किया गया है। इनका नाम है राहुल सिंह। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, वरिष्ठ नौकरशाह और बिहार कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए।
मार्च 2024 में तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से किसने अपना इस्तीफा दे दिया? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है तमिलिसाई सौंदरराजन, और ये एक महिला हैं। ठीक है, तमिलिसाई सौंदरराजन एक महिला हैं। तो तमिलिसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके तमिलनाडु से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। सौंदरराजन ने दिल्ली में अपना इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र भेजा। पुलिसिंग में क्रांति लाने के लिए त्रिनेत्र एप्लीकेशन 2.0 किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? ये यूपी में। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध की रोकथाम और जांच में क्रांति लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र एप्लीकेशन 2.0 पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस रोग के लिए वैश्विक मूल्य के 1% पर कमरे के तापमान पर संग्रह की जाने वाली दवा के विकास में सफलता प्राप्त हुई है? तो एक तो वो दवा किस रोग के लिए है, उस दवाई का नाम क्या है, वो अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है मधुमेह के लिए नहीं है, ये है अल्जाइमर के लिए नहीं है, यक्ष्मा यानी टीबी के लिए नहीं है, ये है सिकल सेल रोग के लिए। सिकल सेल एनीमिया होता है ये। देखिए, सिकल सेल रोग के लिए कमरे के तापमान पर संग्रह की जाने वाली पहली दवा, जिसका नाम है हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन। हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन के निर्माण के साथ एक अभूतपूर्व विकास सामने आया, जो सिकल सेल रोग के लिए पहली स्थिर कमरे के तापमान वाली दवा है। एकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित यह दवा वैश्विक बाजार मूल्य के 1% से भी कम पर आती है, जो इसे अत्यधिक किफ़ायती बनाती है। ठीक है, और कमरे के तापमान पर स्टोर कर सकते हैं इसको। तो हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन सिकल सेल रोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस का ग्रैंड स्लैम नहीं है, पूछ रहा है। तो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं हर साल। ये ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस। तो फ्रेंच ओपन है, यूएस है, विंबलडन है। न्यूजीलैंड ओपन नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसकी जगह ऑस्ट्रेलियन ओपन होना चाहिए। और इससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि पुरुष एकल में कौन विजेता, महिला एकल में कौन विजेता। तो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम हैं जो प्रत्येक वर्ष खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और यूएस, और इसी क्रम में होते हैं ये हर साल। साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, अंत में यूएस होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव कितने चरणों में होंगे? 5, 7, 10, 8? और चुनाव होने के बाद अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो इस तरह से ही बन सकता है कि कितने चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे। तो 7 चरणों में भी है इसका आंसर। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने घोषणा की है कि देश में आम चुनाव 7 चरणों में होंगे और चुनाव की प्रक्रिया 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेगी। मतगणना होगी 4 जून को। ये सारी 2-3 डेटें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न है ये। वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऊपर था एक्सप्लेनेशन में, अभी यही है, इनका नाम है राजीव कुमार। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। और भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है, जो संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सशक्त है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त आमतौर पर भारतीय सिविल सेवा का सदस्य होता है और अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी होता है। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।